हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंचम, आप सबका प्यारा मित्र। आज फिर से सभी बच्चों का दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधिया पे। जी हाँ, आज मैं बता दूं कि ये नया जो सेशन चालू हो गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो टारगेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नया सेशन चालू हो चुका है। आज 1 जनवरी का दिन है, बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। नया साल, सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2024 के लिए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, एकदम जोर तोड़ से लगे रहें तैयारी में, अपना एंजॉय भी करें, अपना दिन को एंजॉय करें, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी लगे रहें। आज मैं एक नया टॉपिक क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो साइंस तो चल ही रहे हैं, फिजिक्स चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका अदर सब्जेक्ट भी धीरे धीरे चालू हो गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और धीरे धीरे फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ भी आ रहे हैं, तो सारा सब्जेक्ट होगा, आप बने रहें हमारे साथ, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन उपयोग और विकास, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे हम लोग। बने रहें हमारे साथ। और इस वीडियो से अगर किसी बच्चे को लाभ हो रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर पूछे अगर किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आज नए सेशन के साथ जुड़े हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले ये समझ लें कि ज्योग्राफी होता क्या है, ठीक है। ज्योग्राफी कहाँ से विकास हुआ है, ज्योग्राफी किन किन वर्ड से मिलकर बना है, ज्योग्राफी का असली मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, कहीं पे जाओगे, कहीं भी कोई पूछ सकता है कि ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी का विकास किन किन शब्दों से हुआ है, ज्योग्राफी का विकास किन देश में हुआ है, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो इन सब सारे सवालों, जो बेसिक सवाल हैं, वो कई शिक्षण, कई कोचिंग संस्थान में या फिर कई क्लासेस में नहीं बताए जाते। मैं आपको बताऊंगा एकदम स्टार्टिंग से लेकर के, आप बने रहे हमारे साथ। पहले समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है, उसके बाद चलेंगे जो चैप्टर का नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। फिर संसाधन की ओर चलेंगे, विकास की ओर चलेंगे और उपयोग की ओर चलेंगे, सब चीज चलेंगे, देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। आज का नया आगाज की ओर चलते हैं हम लोग, नए सेशन के साथ नया आगाज करने वाले हैं, यानी कि नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। आज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं कि ज्योग्राफी कैसे है, ज्योग्राफी का जन्म कैसे हुआ, ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से देश में इसका विकास हुआ, इसका पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, समझिए, सब चीज एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, भूगोल दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? दो ग्रीक शब्द, ग्रीक यानी यूनान वाला जो शब्द है, वहाँ बोले जाने वाली जो भाषा होती है, जैसे भारत में बोलने जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का अपना लैंग्वेज होता है। उसी तरह से यूनान में, ग्रीक में बोलने वाली जो शब्द होती है, भाषा होता है, उसको ग्रीक वर्ड बोलते हैं। तो जो भूगोल शब्द है, भूगोल जो शब्द देख रहे हो, वो दो शब्दों से मिलकर बना। और दोनों शब्द जो है वो कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसे शब्द है? ग्रीक शब्द है। एक भू है और दूसरा गोल, यानी भू और गोल दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है हमारा क्या? भूगोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप। क्या होता है? गोल का मतलब गोलाकार स्वरूप। भूगोल दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू का मतलब होता है धरा, धरती यानी पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप, ठीक है। आखिर भूगोल का हिंदी में इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी क्यों होता है? ज्योग्राफी भी समझिएगा, ज्योग्राफी भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। क्या? जियो और ग्राफो। देखिए, ज्योग्राफी भी है, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? जियो और ग्राफी। कौन कौन सा? जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी होता है। जियो का मतलब अर्थ या पृथ्वी होता है। और ग्राफी का मतलब समझिएगा, अध्ययन करना, वर्णन करना, या फिर अध्ययन करना लिख सकते हैं, वर्णन करना बता सकते हैं, या फिर उसके बारे में लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें कि इसका ज्योग्राफी का, तो निकलता है क्या कि गोलाकार ज्योग्राफी, गोलाकार ज्योग्राफी का वर्णन करना या फिर अर्थ के बारे में विस्तार से पढ़ना, ये शब्द निकलता है। किसका अर्थ निकलता है? ज्योग्राफी शब्द का। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है क्या? कि ज्योग्राफी पृथ्वी का विस्तार से अध्ययन करना। आपने समझा क्या कि ज्योग्राफी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब वर्णन करना या अध्ययन करना। उसी तरह से उसका हिंदी रूपांतरण, यानी अगर बोलें क्या कि भूगोल जो है, भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू मतलब होता है पृथ्वी और गोल मतलब होता है गोलाकार स्वरूप,
ठीक है। इस प्रकार भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हो कि गोलाकार पृथ्वी के बारे में जिस विषय में, जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसी को भूगोल कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि भूगोल शब्द जो भूगोल विषय है उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता किन्हें कहा जाता है, ये सब के बारे में चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा गया है इस प्रकार। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना, पृथ्वी का विस्तार से वर्णन करना या फिर अध्ययन करना, ये कहलाता है क्या, भूगोल कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट में दिया गया है क्या कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भूगोल जो शब्द देख रहे हो आप, ये शब्द जो देख रहे हो, इसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी बोलने का प्रयोग किया था सबसे पहले कौन, एक यूनानी विद्वान थे, एक यूनानी विद्वान थे, यानी ग्रीक को ही यूनान बोलते हैं। ठीक है। वहां के एक विद्वान थे जिसका नाम था क्या, इरेटोस्थनीज। क्या नाम था, इरेटोस्थनीज नाम था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे एक यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। तो इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता माना जाता है। किसको माना जाता है, इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता माना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा सवाल में, या फिर कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है चलते फिरते रास्ते में, कि भूगोल पढ़ रहे हो बाबू, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहले आपको पिता पे चला जाएगा। पिता पूछे, बाप पूछे या जनक पूछे, सब एक ही चीज है। ठीक है। तो ज्योग्राफी का पिता पूछेगा, ज्योग्राफी का बाप पूछेगा, तो समझिएगा क्या क्या बोलना है आपको, इरेटोस्थनीज। तो बताइए, पूछेगा कि इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता क्यों कहते हैं, तो बताइएगा कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, इसके वजह से ही इसको ज्योग्राफी का पिता बोला जाता है। किसको, इरेटोस्थनीज को। समझ में आ रहा है ना। इरेटोस्थनीज जो है यूनान के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे, विद्वान थे। उन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किए थे, और इसी की वजह से उनको ज्योग्राफी का पिता यानी कि जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। ठीक है। आगे कुछ लिखा गया है कि ज्योग्राफी को क्रमबद्ध रूप में सजाया, क्या क्या सजाया, कौन, हिकैटियस। ये भी एक यूनानी विद्वान थे। एक दूसरे विद्वान आते हैं कुछ समय बाद, जिसका नाम होता है क्या, हिकैटियस। वो भी विद्वान यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान का। इरेटोस्थनीज भी यूनान का, और जो हिकैटियस है वो भी यूनान का। तो वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद आते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफिक जो शब्द है, ज्योग्राफी जो विषय है, वो जिधर का तिधर पड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में वो नहीं रखा हुआ था, कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ उधर पड़ा हुआ है। तो उसको क्या किए कि सीक्वेंस में सजाएं, कि पहले बेसिक होना चाहिए, उसके बाद किस स्तर से पढ़ाई करना चाहिए, इस तरह से उसका सजाया गया। ठीक है। तो बेसिक यानी क्रमबद्ध रूप में सजाने का काम किया कौन, तो हिकैटियस। हिकैटियस भी कहाँ के विद्वान थे, यूनानी का विद्वान थे। इसलिए इसको कहीं कहीं कुछ कुछ बुक में, कुछ कुछ पुस्तक में आप देखोगे तो हिकैटियस को ही माना जाता है क्या, कि भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देंगे कि भूगोल का पिता क्या है, कौन होता है। तो आप इरेटोस्थनीज बोलोगे तो कहेंगे हिकैटियस होता है, आप हिकैटियस बोलोगे तो कहेंगे इरेटोस्थनीज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उनको बता दीजिएगा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे इरेटोस्थनीज, इसलिए उसको भूगोल का पिता माना जाता है। अगर बोलेंगे हिकैटियस को क्यों माना जाता है, तो बताइएगा हिकैटियस ने ज्योग्राफी जो विषय थे उसको क्रमबद्ध रूप में दिया था, क्रमबद्ध रूप दिया था, जिसके कारण से हिकैटियस को भी ज्योग्राफी का पिता माना जाता है। हम यहाँ पे सेकंड पिता लिख दिए हैं ताकि समझ जाइए। फर्स्ट पिता के रूप में किसे माना जाता है, इरेटोस्थनीज को। दूसरा पिता के रूप में किसे माना जाता है, हिकैटियस को। ठीक है। तो कोई बुक में हिकैटियस भी रहता है, इरेटोस्थनीज रहता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। भूगोल किसे कहते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा भूगोल शब्द का जन्म कहाँ हुआ था। तो भूगोल जो ज्योग्राफी है उसका जन्म हुआ था बाबू, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में। ज्योग्राफी का जो विकास हुआ था, इसको विकास भी लिख सकते हो कि विकास सबसे पहले कौन से देश में हुआ था, यूनान। यूनान को ही ग्रीस बोलते हैं, यानी ग्रीक बोलते हैं, उसका राजधानी होता है एथेंस। ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए। सबसे पहले ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना होता है। इस प्रकार आप निकाल सकते हो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना। क्लियर। ज्योग्राफी का पिता सबसे पहले पिता माना जाता है किसको, इरेटोस्थनीज को, और क्रमबद्ध रूप में सजाने का काम किया हिकैटियस, इसलिए उसको भी दूसरा पिता माना जाता है। क्लियर। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में जानते हैं। अब आगे चलते हैं कि भूगोल जो होता है वो क्या होता है, भूगोल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल किसे कहते हैं, उसका परिभाषा बताओ, तो आगे चलते हैं कि भूगोल का परिभाषा क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, कि संसाधन क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, यानी कि चैप्टर के ऊपर चलेंगे। ठीक है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, वहाँ अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने का मतलब समझिए कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, ये होता क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके पिता कौन है, इसको शुरुआत कहाँ से किया गया,
हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़िए, ऐसा नहीं हो कि बस ऊपरी ऊपरी ज्ञान ले लें, ठीक है। तो आप जहाँ से भी आपको समझ में आता है, जिस टीचर से समझ में आता है, लेकिन विस्तार से पढ़ें, एकदम स्टार्टिंग बेसिक से पढ़ें। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बेसिक से बताने का कोशिश किया कि शुरू से एकदम भूगोल शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, यहाँ से लेकर के आगे चलते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, आगे की ओर क्लास को देखते हैं। इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे के क्लास को अब समझते हैं। आपने देखा क्या कि ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया। अभी चलना है क्या कि ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी जो विषय है, भूगोल विषय है, उसे वो किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया क्या कि भूगोल किसे कहते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बारे में पहले बेसिक जान लीजिए कि क्या होता है वो, उसका विकास कैसे हुआ है, वो आखिर होता है क्या, उसका परिभाषा क्या है, लिख सकते हैं सिर्फ उसका सुंदर सा परिभाषा क्या हो सकता है, उसके बारे में समझना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा, क्या उसको क्या समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुंदर सा परिभाषा कि भूगोल जो है, भूगोल ज्योग्राफी शब्द का, भूगोल जो है ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि भूगोल जो शब्द है वो ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि हिंदी शब्द क्या है, भूगोल है, किसका, ज्योग्राफी का। आगे एक परिभाषा दिया गया है ज्योग्राफी का, देखिएगा इसमें लिखा गया है कि भूगोल वह शास्त्र है, शास्त्र या विषय है, क्या, ज्योग्राफी को बताया जा रहा है कि एक शास्त्र है या फिर एक विषय है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जिसके अंतर्गत आंतरिक, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप, ऊपरी स्वरूप तथा प्राकृतिक वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, भूगोल कहते हैं। समझिएगा ध्यान से कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल बताया गया कि भूगोल वह शास्त्र है, वह विषय है, भूगोल एक प्रकार का विषय है, एक शास्त्र है, जिसके अंतर्गत, यानी कि भूगोल सब्जेक्ट में हम लोग पृथ्वी तो देखा ही होगा आपने यानी कि जिस तरह से ग्लोब होता है उसी तरह से, तो पृथ्वी का आंतरिक बनावट, यानी कि उसको अंदर जब खुदाई करेंगे तो उसका बनावट कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके ऊपरी स्वरूप, यानी कि बाहर का जो स्वरूप है उस पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, वनस्पतियाँ पाई जाती है, प्राकृतिक वस्तुएं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, जल के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना ही कहलाता है क्या, भूगोल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिस विषय में, जिस शास्त्र में पृथ्वी के आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की ऊपरी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, आसमान के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब जितने भी प्रकृति पर मौजूद प्राकृतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से विस्तार से अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसी विषय को बोलते हैं ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल बोलते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको भूगोल शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जितने भी अपने आसपास की वस्तु देख रहे हैं वो ज्योग्राफी का एक पार्ट हो गया, वो सब जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसी को बोलते हैं क्या, कि भूगोल बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे समझ गए कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि जल के बारे में, जल भी एक तरह से प्राकृतिक वस्तु हो गया, प्रकृति के द्वारा मुफ्त में दिया गया वस्तु है। ये जल और वायु, जल और वायु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल और वायु एक ऐसी बहुत बड़ी जरूरत की चीजें हमारे लिए है, बहुत कीमती और बहुत बोल सकते हैं तो बहुत प्रीशियस हो गया, ठीक है। यानी कि वो हमारे लिए बहुत कीमती पदार्थ है, वस्तु है, जो प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में दिया गया है। किसमें दिया गया है, एकदम फ्री में, मुफ्त में दिया गया है। अगर ये इमेजिन करो, सपोज करो कि ना पानी हो और ना हवा हो, तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जो हम जिस सांस को लेकर के, मतलब कि श्वास लेते हैं, हवा को लेकर के जिंदा हैं, वो हमें प्रकृति के द्वारा फ्री में दिया गया है, एकदम मुफ्त में दिया गया है। कभी अभी आपने कुछ ही समय पहले देखा होगा कि जब कोरोना के दौरान आया था, कोरोना का जो ड्यूरेशन चल रहा था, टाइम चल रहा था, उसमें ऑक्सीजन की हड़ताल हो गई थी। यानी कि जो भी प्राकृतिक वस्तु प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिए गए वस्तु हैं, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, जीवन में उपयोग करने के लिए, उन वस्तुओं का अगर हम कदर नहीं करते हैं, उन्हें हम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनका कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पे महामारी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने कुछ साल पहले, यानी कि 1 साल 1.5 साल पहले आपने देखा कि कोरोना का महामारी आया था,
उस समय क्या हुआ था, पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, ठीक है। ऑक्सीजन को लेने के लिए कितना ज़्यादा वो महंगा हो गया था, एकदम हड़ताल हो गया था। इसीलिए सतर्क हो जाइए कि जितने भी प्रकृति के द्वारा वस्तुएं हमें दी गई है उस पर कमांड करना है, नियंत्रण पाना है और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना है। ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो करवट कब जो प्राकृतिक है वो अपना करवट कब बदल लेगी उसका कोई समय फिक्स नहीं है, ठीक ना। जब चाहे वो अगर असंतुलन बन गया प्रकृति में तो कुछ भी हो सकता है, हड़तालें बढ़ सकती है। इसलिए आप बताते हैं कि जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका सम्मान कीजिए, कदर कीजिए और उसको समझिए। जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसकी कदर कीजिए, उसके वैल्यू को समझिए, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज़ वस्तु मौजूद होती है, जो संसाधन मौजूद होती है उस पर नज़र ना डाल करके हम उन वस्तुओं पे नज़र डालते हैं जो हमारे पास नहीं होते और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे पास वो होता तो वो कर जाते, हमारे पास वो नहीं है, अगले पर्सन के पास वो है, इतना सुविधा उसको दिया जाता है, काश हम भी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब सोचते हैं। लेकिन आपको इस स्तर से सोचना है कि आपके नीचे भी कुछ रहने वाले लोग हैं। जैसे आप कहीं पे सड़क पे चले जाओ, अभी भी अगर बात करें इतनी ठंड के मौसम है फिर भी आप सड़क पे जाओ तो कितने भिखारी लोग ऐसे ही रोड पे पड़े होते हैं। तो उन सब के सामने अपने आप को इस लेवल पे सोचो कि कम से कम इनसे हम बेहतर हैं। हमें 2 वक्त की रोटी ही सही मिल रही है लेकिन उनसे कहीं ना कहीं हमें बेहतर जीवन मिला है, ठीक है। इसको समझिए और समझ करके जो आपके पास मौजूद संसाधन है उस पर फोकस कीजिए और उस फोकस करके उसको रियलाइज करके यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको खुशी होना चाहिए कि आपका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ है, आपका मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। गरीब फैमिली में जन्म होने का मतलब है कि आपको भगवान इसीलिए आपको गरीब फैमिली में भेजे हैं, जन्म दिए हैं ताकि आप अपने आप को संभाल पाओ, अपने आप को जितने बेहतर से बेहतर बना सको, अपने आप को एक अच्छा पर्सन बना सको, ठीक है। इस तरह से आप प्राकृतिक वस्तुओं को समझ सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का कदर कीजिए। जितने भी वस्तु दिए गए हमारे लिए कीमती होते हैं, ठीक है। और उसको आप यूज करते हुए उसका कदर करना है, सम्मान करना है और ताकि आगे बन रहे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा रहे, उसके लिए भी इस्तेमाल में ले रहे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि जल और वायु जो है, बात कर रहे थे हम कि जल और वायु बहुत ही कीमती संसाधन हमारे लिए है जो प्रकृति के द्वारा एकदम बिल्कुल फ्री में दिया गया, ठीक है। जल के बिना भी हम कोई काम नहीं कर सकते। आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जितना भी काम आप करते हो चाहे किसी भी संबंधित से काम हो, विदाउट पानी के बिना हम नहीं कर सकते, ठीक है। करते हैं, जितना भी काम करते हैं पानी के सहायता से करते हैं। वायु हो गया, वायु एक इस तरह से है कि अगर 2 मिनट आपको वायु ना दिया जाए तो आपकी मौत निश्चित है, ठीक ना। तो वायु हो गया क्या, हमारे लिए एकदम जीवन का महत्वपूर्ण संसाधन बोल सकते हो उसको, ठीक है। वो प्रकृति के द्वारा संसाधन मुफ्त में दिया गया है तो उसको सम्मान कीजिए, उसकी वैल्यू को समझिए, उसको बर्बाद ना करें, उसको बचाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। ये इस स्तर पे आपको अपने आप को ले जाना है। तो वो होगा कैसे, जितना ज़्यादा से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, दूसरे को शिक्षा दे सकते हो, यानी कि पढ़ाई एजुकेशन का लेवल बढ़ने से ये हो सकता है, ठीक है। तो आप आगे देखिए कि पहाड़ के बारे में, यानी ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे और पहाड़ के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी कि जितने भी प्राकृतिक वस्तु हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, घाटी हो गया, जितना हो गया सब चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। किस विषय में, भूगोल के बारे में, भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहाड़ के बारे में सब पढ़ सकते हैं, मैदान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, नदियाँ के बारे में पढ़ने को मिलेगी, खनिज के बारे में, खनिज यानी जितने भी खनिज तत्व, खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, जो हमारे लिए संसाधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो सब सभी वस्तुओं के बारे में किस विषय में पढ़ते हैं हम लोग, भूगोल के बारे में, भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। भूगोल शास्त्र यानी भूगोल विषय में इन सभी वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, ज्योग्राफी कहलाता है, यानी कि भूगोल कहलाता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इस वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछें, हम इसका आंसर अगले वीडियो में देने का जरूर कोशिश करेंगे। अब चलते हैं बाबू क्लास 10th के ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दिया गया है, संसाधन इन भारत, संसाधन विकास और उपयोग। यानी कि भारत में जितने भी संसाधन हैं उसका संसाधन क्या होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह से करेंगे ताकि वो हमारे अभी तो यूज हो रहा है ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी यूज करने योग्य बचा रहे, ठीक है। ये सब का पढ़ना है किसमें, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। देखिए पहले हेडिंग को ही समझ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। संसाधन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। संसाधन कि वे सभी वस्तुएं संसाधन होती है, वे सभी वस्तुएं
जिसकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक घर बनाना हो, तो घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? ईंट चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए होगा, छड़ चाहिए होगा, कुछ मजदूर की आवश्यकता होगी, उसके साथ साथ कुछ औजारों की आवश्यकता होगी। ये सभी चीज़ रहेंगे तब आप घर बना सकते हो। तो ये सब क्या हो गया? आप हमारे लिए संसाधन हो गया। ठीक है, यानी घर बनाने के लिए जो भी वस्तु आपकी आवश्यकता हुआ, वो हमारा ज़रूरत पड़ा, उसको पूरा करने के लिए जो भी वस्तु आपको यूज़ किए, वो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। फिर से अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक कुर्सी बनाना होगा। ठीक है, मान लीजिए कुर्सी बनाना है। कुर्सी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए होगा, कुछ औजार चाहिए होगा, उस तरह के आपको मिस्त्री चाहिए होंगे। ठीक है, वो सब क्या हो गया? आपके लिए संसाधन हो गया। हर व्यक्ति जो है ना, कोई सबका काम नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे जितने भी आवश्यकता होती है, जितने भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे के द्वारा पूरा किया जाता है। तो जिस वस्तु के द्वारा, चाहे मनुष्य हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? हमारे लिए संसाधन का काम करती है। ठीक है, जैसे हमें जीने के लिए हवा चाहिए, हवा चाहिए तो हम हवा ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। पीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया, प्यास मिट गया। अगर भूख मिटाना है तो खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, भोजन हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो भोजन क्या हो गया? हमारे लिए संसाधन हो गया। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो इस प्रकार से दुनिया के सभी वस्तु जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जिससे हम यूज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति कर रहे हैं, अपने जीवन जीने के लिए जीवन को आसान बना रहे हैं, ईजी बना रहे हैं, वे सभी वस्तुएं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, हमारे लिए क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। क्लियर? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए एक डिफिनेशन लिखा गया है, सुंदर सा परिभाषा लिखा गया कि संसाधन होते क्या है। पहले मैं बता दूं, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण यानी कि आसपास के जो वातावरण है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जितनी वस्तु उपलब्ध होती है, उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन संसाधन कहलाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जितनी भी वस्तु मौजूद हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, प्राकृतिक वस्तु हो, कुछ भी हो, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वे सभी वस्तु हमारे लिए क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखिए, जिन्हें बनाने के लिए मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी, कुशलता और ज्ञान का प्रयोग करता है। क्या करता है? जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है मनुष्य, कुशलता का प्रयोग करता है और ज्ञान का प्रयोग करता है। ये क्या होता है समझिए। यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर वैसे ही पड़ा हुआ है तो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। जब तक उसको हम अपने जीवन में यूज ना करें, हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना स्टार्ट ना कर दे, तब तक वो संसाधन हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या? कुर्सी बनाने का। तो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। मान लो लकड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो संसाधन हमारे लिए नहीं है। उसको जब हम यूज करने योग्य कि दरवाजा बना लिए, चेयर बना लिए, कुर्सी बना लिए, बेंच बना लिए, टेबल बना लिए, खिड़की बना लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। ठीक है, वही बताया जा रहा है, जितनी प्राकृतिक वस्तु होती है उसको समझ करके, उसको उस पर नियंत्रण पा करके मनुष्य क्या करता है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी बोलते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करता है। उसके पास जितना नॉलेज होता है उसका इस्तेमाल करता है, अपनी क्षमता को इस्तेमाल करता है, कुशलता को इस्तेमाल करता है, विवेक का इस्तेमाल करता है। इस तरह से प्रयोग करके उसको इस स्तर का बनाता है, इस वस्तु में बदल देता है, जिसको हम अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब हमारे लिए वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। मतलब कि जितनी भी वस्तु है उसका किसी न किसी रूप को दे करके, किसी न किसी रूप में परिवर्तन कर करके, उसको जब हम अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं, तब वो वस्तु हमारे लिए क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। क्लियर? रिसोर्सेस बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, संसाधन में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे जल हमारे लिए एक संसाधन हो गया। क्या हो गया? जल। जल के द्वारा हम अपने प्यास को मिटा सकते हैं। जल के बिना कोई काम बिना नहीं कर सकते हैं। जल के बिना आप दैनिक कार्य में देखो कि जितना भी काम करते हो, खाना खाने का, खाना बनाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, जो भी काम करते हो, क्या करते हो? पानी की सहायता से करते हो। तो पानी आपके लिए जरूरत की चीज होगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो जल क्या हो गया? आपके लिए संसाधन की वस्तु हो गई। ठीक है,
वायु, वायु तो सबसे बड़ी संसाधन हो गया, वायु के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। तीसरा हो गया वनस्पति, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं से हम जिंदा है, जितना भी खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, सब क्या हो रहा है, वनस्पति से ही मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये हो गया क्या, वनस्पति हमारे लिए संसाधन की चीज हो गई। खनिज वस्तु, खनिज जो हो गया वो समझिएगा जैसे धातु हो गए, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो इसको खनिज बोलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में दबे हुए हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो हो गया हमारे लिए क्या, संसाधन बन गए, कौन सा, खनिज। अगला हो गया जीव जंतु, जीव जंतु में आपका जितने भी जीव जंतु हो गए यानी कि एनिमल्स हो गए, उसमें मनुष्य भी आता है, ठीक है, तो जितना भी जीव जंतु हो गए वो हमारे लिए काम की चीज होती है, ठीक है, वो भी हमारे लिए एक प्रकार से संसाधन हो गए। ये सभी क्या कहलाए आपके संसाधन के एक उदाहरण बता सकते हैं, इसको समझ गए। इसमें अभी एक शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं कि भूगोल क्या समझे, कि भूगोल वह शास्त्र है, विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है, क्लियर। दूसरी बात करें संसाधन के बारे में, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस बोलते हैं। तो संसाधन आपने क्या पढ़ा कि आपके आसपास जितनी भी वस्तु मौजूद हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसकी उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की अगर पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को अगर पूर्ति कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया, ठीक है, चाहे वो कोई वस्तु हो, यहाँ तक कि मनुष्य क्यों ना हो, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। अब चलते हैं, संसाधन को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संसाधन दो तरह से होते हैं, एक प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट दिया गया है और दूसरा कि उसको मानव ने बनाया है, ठीक है, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा मानवीय संसाधन। मुख्य रूप से दो है, लेकिन इस चैप्टर में आपके क्लास 10th में अलग अलग आधार पे उसको बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उसको आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस आधार पे कैसे कैसे संसाधन है और वो क्या है, ठीक है, किस तरह से उसको बोलेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, और कौन कौन सा। अब देखिए याद रखिएगा, इसमें बताना भूल गया था कि फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया कि संसाधन, ये 2 नंबर के सवाल आपको पूछते हैं, ठीक है ना। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक ये आपके बोर्ड मॉडल का सवाल क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर के सवाल में पूछता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, इस परिभाषा आपको लिखा गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले आपको, ठीक है। एग्जाम में पहले सवाल, पहले चैप्टर के पहले टॉपिक जो है एकदम बोर्ड मॉडल आया है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी फिर आगे क्लास में समझते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने कितने भागों में बांटा गया है, वो क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लिख लें, बाकी फिर आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्लास में देखते हैं कि क्या होते हैं। अभी आपने देखा क्या कि संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन के बारे में समझ लिए। अब संसाधन के बहुत अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है, तो संसाधन के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपलब्धता के आधार पर हेडेक जो दिया गया है, संसाधनों का वर्गीकरण, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो पहला दिया गया है उपलब्धता के आधार पे, किस पे, उपलब्धता के आधार पे, मतलब किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, उसके आधार पे देखेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो इसमें उपलब्धता के आधार पे संसाधन 2 तरह के होते हैं, पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानवीय संसाधन, ठीक है। इस शब्द से ही कंप्लीट हो रहा है कि प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं हमें दिए गए हैं संसाधन के रूप में, उसको बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन, और जो वस्तुओं का यानी जो भी संसाधन का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है उसको बोलेंगे क्या, मानवीय संसाधन, क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो आता कहाँ से, उसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है, उसके आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका जैविक संसाधन, दूसरा हो गया आपका अजैविक संसाधन। जैव मतलब होता है लिविंग थिंग्स, अजैव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी प्रकृति पे विद्यमान जीव जंतु हैं, सजीव प्राणी हैं, उनको बोलेंगे जैविक संसाधन, और जितने भी निर्जीव प्राणी हैं, निर्जीव वस्तु हो गए, उसको बोलेंगे क्या, अजैव संसाधन, ठीक है। तो उपलब्धता उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक मतलब सजीव जीव जंतु, और अजैविक मतलब निर्जीव जीव जंतु, ठीक है, इससे संबंधित है। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है पुनः प्राप्ति के आधार पे, पुनः प्राप्ति के आधार पे मतलब उसको
फिर से किसको किसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको किसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से संसाधन ऐसे होते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद फिर से वो प्राप्त हो सकता है। उस आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के सवाल में पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो पुनः प्राप्ति के आधार पे आपका संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर। अब आगे समझते हैं। आगे है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब होता है मालिक, यानी कि उस पर किसका अधिकार है। इस आधार पे संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला हो गया व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत और निजी संसाधन क्या होते हैं। व्यक्तिगत और निजी से संबंधित ये है कि किसी पर्सनली व्यक्ति के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति, जितने भी संसाधन होते हैं वो किसी न किसी अपना अपना पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, वो उसके लिए पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत संसाधन यानी निजी संसाधन हो गया। दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में समझिएगा कि सामुदायिक संसाधन में पढ़ना है कि वैसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग एक पूरे समुदाय के लोगों के द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र मतलब होता है देश, यानी कि एक देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं तो उसका इस्तेमाल देश के सभी लोगों के द्वारा समान रूप से किया जाता है, तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। अगला हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जितने भी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होंगे उसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेगी और उस पर नियंत्रण जो होगा सभी देशों का होगा, ठीक है। सभी देश को समान रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं। इसको बारी बारी से डेफिनेशन के दे करके समझेंगे हम लोग कि क्या क्या होते हैं संसाधन और उसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा। क्लियर। आगे समझते हैं, देखिएगा। पहले इसमें पढ़ना आपको क्या, ये प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उसके बाद समझते हैं हम लोग कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। बारी बारी समझते हैं। पहले जो डेफिनेशन लिखा गया आपका प्राकृतिक संसाधन के बारे में, किसके बारे में लिखा गया है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में बोला जाता है बाबू नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन ले गया है, समझिएगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ये भी एक संसाधन होते हैं, ठीक है, जो बस जितने भी संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन में वो प्रकृति के द्वारा मुफ्त में हमें फ्री में दिया जाता है और वो उसका इस्तेमाल करके हम अपने आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वे संसाधन हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है, उसको बोलेंगे क्या? प्राकृतिक संसाधन। और जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया क्या कि जितने भी संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है और जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उसको बोलेंगे क्या? प्राकृतिक संसाधन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जल को भी जल प्राकृतिक रूप से दिया गया है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वायु प्राकृतिक रूप से दिया गया है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा था, वो भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, उसका भी इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगला हो गया मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। मतलब हम लोग जितना भी काम करते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हो यानी अपना दैनिक क्रियाकलाप हो, जितना भी काम करते हैं वो सभी मिट्टी पे करते हैं, वो भी एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया और वो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है, जो हमारे बहुत काम की चीज़ होती है। जितने भी प्रकृति के द्वारा दिया गया वस्तु हैं जो हमारे काम की चीज़ है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ज़रूरतों को पूर्ति करती है, तो उसको बोलेंगे कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। मानवीय संसाधन क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं के इस्तेमाल करके ही मानव अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके, विवेक का इस्तेमाल करके उसको अलग रूप देता है, वो हमारे लिए काम की चीज़ हो जाती है, यानी कि आवश्यक चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? मानवीय संसाधन बोलते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। बने रहें वीडियो में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको लिख लीजिए आपकी कॉपी में। ये भी सवाल जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है।
प्राकृतिक संसाधन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले भी दिया गया क्या कि जो क्या होता है संसाधन क्या होते हैं, वो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो भी पूछता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संसाधन क्या है। ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन और मानव के संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो इस तरह से 2 नंबर का सवाल पूछता है। आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, आपको सब डेफिनेशन दे दिया गया, समझ गया होगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है।